हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी हुई कविता नीड़ का निर्माण फिर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। नीड़ का निर्माण फिर। इस कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, उनका परिचय कर लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपुट्टी में एक कास्यस्थ परिवार में हुआ था। इनका परिचय जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे जो संबंधित प्रश्न हैं आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। अच्छा, बच्चन का अर्थ होता है बच्चा या संतान। इनको बचपन में, इनके बाल्यावस्था में इनको बच्चन कहा जाता था। यही नाम इनका उपनाम बन गया, हरिवंश राय बच्चन। इसी नाम से बाद में ये मशहूर हो गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उर्दू ली थी। क्यों? क्योंकि उस समय यह कानून डिग्री के लिए एक पहला कदम माना जाता था। बाद में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोधित कर PhD पूरी की। बाद में इनका विवाह 1941 में बच्चन जी ने पंजाबी महिला तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। तेजी सूरी से इन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, अमिताभ बच्चन और अजिताभ। अमिताभ बच्चन को तो हम लोग जानते हैं, बहुत ही वे एक सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। बच्चन जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। इनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं कि इन्होंने विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया है और बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। इनकी कृति 2 चट्टान को 1968 में हिंदी कविता साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। बिड़ला फाउंडेशन ने इनकी आत्मकथा के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान भी दिया है। बच्चन जी को भारत सरकार द्वारा 1963 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण भी मिल चुका है। यह भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा होता है पद्म भूषण। अच्छा, अंत में इनके मृत्यु के बारे में जानते हैं। इनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ। ये हमने हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ा संक्षेप में जाना है। अब आते हैं हम इनके द्वारा लिखी हुई कृति, इनके द्वारा लिखी हुई कविता नीड़ का निर्माण फिर में, इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए अब हम इसके व्याख्या को देखते हैं। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। बह उठी की आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, चिड़िया रूपी व्यक्ति को अपने नीड़ रूपी जीवन के निर्माण में लगे रहना चाहिए। कवि व्यक्ति के जीवन को चिड़िया के नीड़ यानी घोंसले से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार तेज आंधी, घना अंधेरा और भारी वर्षा चिड़िया के घोंसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है, पर चिड़िया फिर भी अत्यधिक, पहले से और अत्यधिक स्नेह के साथ अपने घोंसले के निर्माण में लग जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ, मुसीबत आती है, तो अगर सब कुछ उस समय हमारा नष्ट हो जाता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें भी उस चिड़िया की तरह फिर से नए जीवन के निर्माण में लग जाना चाहिए। चलिए अब इसके दूसरे पंक्ति को देखते हैं। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। देखिए इस पंक्ति के कहने का अर्थ क्या है। रात सा दिन हो गया, जो दिन का सवेरा है, उजाला है, वह रात में तब्दील हो जाता है। अर्थात मनुष्य के जीवन से जब खुशियाँ चली जाती है, उसके जीवन में जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा सवेरा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो दुख आया है हमारे जीवन में अब कभी भी जाने वाला नहीं है। तो हमें उस चिड़िया से सीखना चाहिए जो अपने नीड़ के निर्माण यानी घोंसले के निर्माण में बार बार लगी रहती है। कितनी भी आंधी, तूफान, बिजली कड़के उसका घोंसला नष्ट हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानती है। वह बार बार अपने घोंसले को पुनः निर्माण का कार्य उस पर करती है। इस तरह से हमारे जीवन में भी कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आएँ, सब कुछ जब लगे कि ख़त्म हो जाए, फिर भी हमें अपने जीवन में हार कर बैठना नहीं चाहिए। अपने जीवन के पुनः निर्माण में हमें लग जाना चाहिए। अब अगली पंक्ति को देखते हैं। रात के उत्पात भय से जीवन भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि
कि रात बहुत ही उत्पात मचाती है, अत्यधिक भय दिलाती है। यह जो दुख की घड़ी आई थी हमें बहुत ही डराती है, हमारे अंदर बहुत ही डर पैदा कर देती है, जिससे अगर वातावरण में विषम परिस्थितियाँ आती है तो चिड़िया का सभी पशु पक्षी, सभी जो वातावरण के जो जीव है, जंतु है, सभी त्राहिमाम हो जाते हैं, भीत जड़। प्रत्येक जो लोग है, प्रत्येक जो जीव जंतु है, उनके अंदर भय आ जाता है। प्रत्येक कण, यह जो प्रकृति का प्रत्येक कण है वह भयभीत हो जाता है। लेकिन यह भय हमेशा के लिए नहीं रहेगा, यह जो दुख है हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। किंतु प्राची से उषा की अर्थात सुबह में उषा की एक किरण दिखाई देती है, यानी सूर्य की एक किरण दिखाई देती है जो मोहनी मुस्कान लिए आती है। अर्थात यह रात भी बीतने वाली है और अब सुबह आने वाला है, नया सवेरा आने वाला है, इसलिए उषा मोहनी मुस्कान लेकर आती है। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो हमें भी हौसला रखना चाहिए, चिड़िया की भांति ही हमें भी अपने जीवन के पुनर्निर्माण में लगे रहना चाहिए। अब आगे की पंक्ति को देखते हैं। बह चले झोंके की कापे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, गिर पड़े टूटे विटप वर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पाथर के महल पर। अब हम देखते हैं कि चिड़ियों पर कैसी कैसी विषम परिस्थितियाँ आती है। बह चले कि झोंके की कापे, ऐसे झोंके बह रहे हैं, काँप रहे हैं। भीम कायावान भूधर, बड़े बड़े जो महल है, बड़े बड़े जो पहाड़ है, वह भी थर थर काँप रहे हैं इस आंधी के कारण। गिर पड़े टूटे विटप वर, जो भी बड़े बड़े वृक्ष है, पेड़ हैं, वो भी टूट जा रहे हैं इस आंधी के कारण। हाय तिनको से निर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। अगर महल काँप उठता है, अगर पहाड़ काँप उठ रहे हैं इस विषम परिस्थिति में, तो ज़रा सोचिए उस चिड़िए के द्वारा तिनको से बने हुए घोंसलों पर क्या बीती होगी। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पाथर के महल पर, कंकड़ ईंट पाथर के मजबूत महल जो बने हैं वह भी इस झोंके से कांप गए हैं। तो सोचिए जरा, वो तिनके से, घास के तिनके से बने हुए घोंसलों पर क्या बीती होगी। पर फिर भी चिड़िया इस पर अपना हौसला नहीं हारती, उसके घोंसले नष्ट हो जाने पर भी वह उसके पुनः निर्माण में लग जाती है। अगली पंक्ति देखते हैं। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता, गर्व से निज वक्ष फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। आशा का विहंगम वाक्यांश का प्रयोग कवि ने मनुष्य की आशा के लिए किया है। निराशा भरे वातावरण में भी आशा किसी कोने में छिपी रहती है, जो दुख के कम होने पर मनुष्य को पुनः काम करने के लिए उत्साह प्रदान करती है। कवि कहना चाहते हैं कि निराशा भरे वातावरण में ही आशा किसी न किसी कोने में जरूर छिपी रहती है। जहाँ निराशा है वहाँ आशा है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। ये सभी चीज़ें नदी के दो किनारों की तरह हमारे जीवन में चलते रहते हैं। दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है। इसी तरह अगर निराशा है हमारे जीवन में तो कहीं ना कहीं आशा छिपी हुई है और ज़रूर छिपी हुई है। यही जो आशा है हमें आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है। आगे, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। अच्छा, कुछ वर्ड मीनिंग आप लिखते जाइएगा। वज्र दंतो, वज्र मतलब होता है कठोर, दंत मतलब दांत, तो यहाँ पे लिख लीजिए कठोर दांत। अच्छा, और देखिए खग मतलब तो आप जानते ही हैं, पक्षी होता है, चिड़िया वही लिखा हुआ है। खग मतलब क्या होता है? पक्षी। इस पंक्ति में कवि बच्चन जी आशाओं की किरण को उजागर कर मनुष्य को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि समस्या रूपी आकाश के कठोर दांतों के बीच से ही जो आशा रूपी उषा की किरण है वह मुस्काती हुई आती है और पक्षियों के समूह के गीत गाते स्वरों में अपनी सफलता की ऐसी भयंकर गर्जना करती है कि पूरा आकाश उसके गर्जन से भर उठता है। यह देश इस अवसाद के वातावरण में भी एक चिड़िया के निर्माण का संकल्प लिए अपने चोंच में एक तिनके लेकर उड़ी चली जा रही है और अपनी उड़ान को कम करने में लगी वायु को वह अपने से उसी प्रकार कमतर सिद्ध करती जा रही है। तुझे भी उसी चिड़िया की भांति पवन को पराजित करते हुए अपनी उड़ान जारी रखनी होगी। जिस तरह से चिड़िया इस पवन 49 को, यानी इस पवन को, तेज गति से बहने वाली पवन को नीचा दिखाते हुए उससे भी ऊपर उड़ान भरती है, उसी तरह हम मनुष्यों को भी अपने जीवन में निरंतर कार्य में लगा रहना चाहिए। हमें कभी भी हताश होकर बिखरना नहीं चाहिए। हमें भी
उस चिड़िया की भांति ही अपने जीवन में उड़ान भरनी चाहिए, ऊंची उड़ान भरनी चाहिए। आगे देखते हैं, लास्ट अंतिम पंक्ति है, नाश के दुखों से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर यहाँ निस्तब्धता है, इसका अर्थ होता है सूनापन, मतलब या कह सकते हैं सूना, या कह सकते हैं शांति। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश का कितना भी बड़ा दुख हो, विनाश का, लेकिन वह सुख के निर्माण को कभी भी नहीं दबा सकता है। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान, फिर कवि कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है, दुख के बाद जरूर सुख आता है, फिर चिड़िया अपने नीड़ के निर्माण में लग जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी विषम परिस्थितियाँ जरूर समाप्त होगी, हमारे जीवन में भी उम्मीद से भरी एक नई सुबह जरूर आएगी, और हमें उन मुश्किलों से बाहर, और हम उन मुश्किलों से एक दिन जरूर बाहर निकल जाएंगे। जिस तरह से पक्षी अपने साहस का परिचय देते हुए पवन 49 को नीचा दिखाती है, हमें भी ऐसी परिस्थितियों को डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि नाश के दुख से कभी भी निर्माण का सुख नहीं दबता। अंत में जीत एक दिन सुख की ही होती है। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, देखते हैं। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी चिड़िया के माध्यम से व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि व्यक्ति रूपी जो यहाँ चिड़िया है वह सदैव अपने जीवन रूपी घोंसलों के नव निर्माण में लगे रहती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन रूपी घोंसले के निर्माण में हमेशा लगे रहना चाहिए। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में सब कुछ अब खत्म हो चुका है। जिस तरह से चिड़िया का घोंसला नष्ट होने जाने पर, बर्बाद हो जाने पर भी वह अपने नए घोंसले के निर्माण के लिए पुनः से कार्यों में लग जाती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में पुनः निर्माण में लग जाना चाहिए। तो ये था नीड़ का निर्माण, फिर कविता। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा यह पाठ। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी कक्षा 10 की कविता, कहानी, निबंध को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, जिससे आप घर बैठे ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।